Good evening, all of you. Today we shall discuss a Victorian novelist, Charles Dickens. So let's start the class. आज हम डिस्कस करेंगे इनकी चार्ल्स डिकेंस की लाइफ के बारे में. चार्ल्स डिकेंस इज द शेक्सपियर ऑफ इंग्लिश फिक्शन. इनको इंग्लिश फिक्शन का शेक्सपियर माना जाता है. ही इज़ द मास्टर ऑफ द सनीएस्ट स्माइल एंड मोस्ट अनसेल्फिश टीयर्स. यानी कि ये ह्यूमर एंड पैथोस का मिक्सचर इनको बोला जाता है. इनका अगर मैं पूरा नाम बताऊं तो चार्ल्स डिकेंस का जो पूरा नाम है वो है चार्ल्स. आपको पता ही है, चार्ल्स भी पता है, डिकेंस भी पता है. तो उनके दो जो मिड में हैं नेम, उनको आप नोट कर लीजिए. वो हैं आपके चार्ल्स तो है ही, सेकंड पे फिर आएगा जॉन, इसके बाद में हफम डिकेंस. इट मीन्स यानी कि चार्ल्स और डिकेंस, इनके बीच में ये दो नेम और इंक्लूड हैं. सो हिज फुल नेम इज, व्हाट इज हिज फुल नेम? हिज फुल नेम इज चार्ल्स जॉन हफिम डिकेंस. ओके, देन तो यहाँ पर दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट. यहाँ पे मैंने बताया ही इज द मास्टर ऑफ द सनीएस्ट स्माइल एंड मोस्ट अनसेल्फिश टीयर्स. मीन्स स्माइल एंड टीयर्स मीन्स पैथस एंड humor. So he is the mixture of pathos. His work is the mixture of pathos and humor. Mr. Dickens was not only a great novelist but also a great orator, actor, moralist, humorist, journalist and caricaturist इन भी इनको माना जाता है. एंड इसके अलावा वो सोशल रिफॉर्मर हैं. उन्होंने अपनी मीन्स विक्टोरियन एज में इन्होंने जो जिस तरह के वर्क इन्होंने लिखे, जो सीरियल से इनके जो वर्क पब्लिश हुए थे, और उसके बाद में नॉवलिस्ट एज के ये सबसे प्रथम ऐसे पर्सन रहे हैं जिन्होंने अपने वर्क को सीरियल से पब्लिश किया हुआ था. एंड लेटर ऑन ये एक ट्रेंड बन गया था. और इनके वर्क को, ये जो भी वर्क था इनके वर्क को क्वीन विक्टोरिया उतने टाइम पे इनके वर्क को डिस्कस किया करती थी. मीन्स इनके वर्क को काफ़ी पसंद किया करती थी. ठीक है, तो इन्होंने जो भी वर्क या जो भी नॉवलिस्ट अपने लिखे हैं वो उस एज से बिलोंग कर रही हैं. और जैसे कि मैंने ये बोला, ये एक सोशल रिफॉर्मर का भी इन्होंने काम किया है अपने वर्क्स में. ये एक ऐसे ओनली नॉवलिस्ट हैं जिनके वर्क्स में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको एकदम इमोशनल फीलिंग आएगी. उनके वर्क को पढ़ के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल आप फील करोगे, क्योंकि इनके वर्क हैं ही इतने अटैच करने वाले हैं. चाहे आप ओलिवर ट्विस्ट को देखिए या डेविड कॉपरफील्ड को देखिए. ओके, सो ये इनका थोड़ा सा इंट्रो था इनकी आइडेंटिटी के लिए. नाउ I shall discuss about his biography. So he was born on 7th Feb 1812. बर्थ प्लेस है लैंडपोर्ट नियर पोर्ट्समाउथ में इनका जन्म हुआ है. सो आपको डेट इनकी याद करनी है 1812. When Charles was 9 द फैमिली मूव्ड टू लंदन में मूव्ड हो गई थी. और इनको अभी आप आगे रीड करेंगे, लेकिन ये ऐसे मतलब इतना ये कह सकते हैं गुडविल इनका नहीं रहा कि बहुत अच्छा एजुकेशन इनको गेन किया हो. बहुत ही कम एज में इनको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आ गई थी, तो उस हिसाब से इनकी एजुकेशन नहीं हो पाई. His father arrested for debt and sent to prison. कर्ज हो गया था इनके फादर के ऊपर और इसके बाद में इनको सेंट टू प्रिजन, मार्शालसी प्रिजन है उसमें इनको भेज दिया गया था जेल में. आगे आप पढ़ोगे पूरा, क्योंकि वो जो प्रिजन है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. 2 फेब की बात करते हैं. 2 फेब 1824 में हिज फादर वॉज अरेस्टेड फॉर डेट एंड पुट इन मार्शालसी प्रिजन. ये मैंने जो मार्शालसी प्रिजन बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके अभी बाकी रिमेनिंग जो भी वर्क हैं तो उन्होंने इस प्रिजन को डिस्क्राइब अपने काफ़ी वर्क्स में किया है. सो ये प्रिजन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. टू सपोर्ट हिज फैमिली डिकेंस वर्कड एट वेरन ब्लैकिंग फैक्ट्री एट हंगरफोर्ड मार्केट. छोटा बच्चा ही था, उनके फादर के ऊपर कर्ज था, उनको प्रिजन में भेज दिया गया था. बाकी जितने भी आपके राइटर्स या पोइट्स रहे हैं उनकी तरह ये इनका बैकग्राउंड इतना हाई फाई नहीं था.
तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अपनी पढ़ाई को छोड़ के इनको वर्क करना पड़ा था। वेरन ब्लैकिंग फैक्ट्री में बोला जाता है 25 कुछ पेंसिल्स करके इनको मिलता था, बहुत ही कम अमाउंट मिलता था और पूरे दिन इनको वर्क करना पड़ता था, ठीक है। तब कहीं जाके ये अपनी फैमिली को थोड़ा सपोर्ट कर पाते थे। अगेन आफ्टर फादर्स रिलीज ऑन मई 28 में इनके फादर को रिलीज़ किया गया था। फैमिली रिटर्न टू कैमडन टाउन में रिटर्न हो गई थी, क्योंकि फादर रिलीज़ तो हो गए थे बट उनका जो डेट था, मतलब जो कर्ज था वो भी अभी रिमेनिंग था, तो उनकी एजुकेशन उस हिसाब से नहीं हो पाई थी। देन 1824 में ही वॉज एनरोल्ड एट वेलिंगटन हाउस एकेडमी में इनको एनरोल्डमेंट तो इन्होंने ले लिया था, बट बहुत ज़्यादा एजुकेशन इनकी नहीं हो पाई थी। एट द एज ऑफ 10 1821 की बात है, चार्ल्स सेंट टू वर्क इन, देखिए अभी ऊपर डिस्क्राइब किया था कि इनको वेरन ब्लैकिंग फैक्ट्री में वर्क करना पड़ा था, तो वहाँ पर इनको बहुत ही कम अमाउंट में वर्क करना, बहुत ही कम अमाउंट में इनको वर्क मिला था करने के लिए, और एज ही क्या थी इनकी। इन 1835 में विकेम, अच्छा दूसरी चार्ल्स डिकेंस के बारे में अगर मैं थोड़ा सा और इंट्रो ऐड करना चाहूँ तो ये भी चीज़ है, ये ऐड करने के लिए है कि नॉवलिस्ट हैं विक्टोरियन एज के, सोशल रिफॉर्मर हैं, सोसाइटी की जो भी कंडीशंस हैं, जो भी इन्होंने देखा है उनको अपने वर्क में इन्होंने प्रेजेंट किया है, तभी इनके वर्क में हम ह्यूमर एंड पैथोस पाते ही हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इनके लिए आपको एक सीरीज़ में इनके जो जितनी भी एडिटिंग की है, जितनी भी वर्क में, जितनी भी मैगज़ीन में, वो इम्पॉर्टेंट है आपको याद करना, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा मैगज़ीन में वर्क किया। इनके वर्क ही सीरियलाइज फॉर्म में आई हुई थी, और ये इन्होंने इन्हीं की विक्टोरियन एज में इन्हीं के माध्यम से ये ट्रेंड भी स्टार्ट हुआ था और वो फेम भी होता रहता। अच्छा, ये सीरियलाइज फॉर्म में क्या होता था कि जैसे कि एक इन्होंने वर्क कोई सीरियलाइज फॉर्म में कर दी, एक मैगज़ीन आ गई इनकी, ठीक। आफ्टर दैट लोगों का रिव्यू क्या होता है, एक के बाद में अगर अच्छा रिव्यू है तो वो इसको बुक को आगे फिर पब्लिश करती हैं, अगर रिव्यू अच्छा नहीं है तो वो वहीं पे स्टॉप करके उसके टॉपिक को, उसके कॉन्सेप्ट को ये चेंज कर देती थी। सो दैट इज़ द मेन आइडिया इनका जो सीरियलाइज करने का था। इन 1835 में रिपोर्टर हो गए थे, बहुत ज़्यादा इन्होंने एडिटिंग और रिपोर्टर में काम किया है, तो आप लोग काउंट करते रहना, अभी मैं काउंट करवाऊंगी आप लोगों को। पार्लियामेंट्री डिबेट्स इन हाउस ऑफ कॉमन टू द मॉर्निंग क्रॉनिकल, इसमें इन्होंने रिपोर्टर हो गए थे। मॉर्निंग क्रॉनिकल मीन्स 1, ओके, मैगजीन। स्केचेस बाई बोस आया था 1836 से 37 के बीच में, इनका जो स्केचेस बाई बोस आया हुआ है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी स्टार्ट होती है इसके पहले कि इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था राइटिंग लिखकर कब 1833 में। तो ये क्वेश्चन आता है कि इन्होंने अपना करियर किस फॉर्म में स्टार्ट किया है, तो उन्होंने एज अ राइटर के फॉर्म में स्टार्ट किया था, ठीक है, एज अ राइटर के फॉर्म में स्टार्ट किया था। और कब किया था? 1833 में किया था। Publications of posthumous papers of Pickwick Club began in April 1836, 20 monthly numbers at the age of 24 में आना स्टार्ट हुआ था इनका। पिकविक पेपर स्टार्ट हो गया है, ओके। देन 1837 to 38 केम आउट ऑलिवर ट्विस्ट, सभी लोग परिचित हैं ऑलिवर ट्विस्ट से। एक ऐसा इन्होंने एक नॉवल लिखा जिसमें एक छोटे बच्चे को इन्होंने प्रोटागनिस्ट बनाया है, ठीक है। उसके माध्यम से अपने जो भी सोसाइटी में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको इन्होंने इंडिकेट किया है। तो हम इसको इसके बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे ऑलिवर ट्विस्ट को। फ़िलहाल आप इसकी डेट को याद रखिएगा, क्योंकि 3 चीज़ें चार्ल्स डिकेंस के बारे में आपको याद करनी है। एक तो जितने भी नॉवेल्स हैं, नॉवेल्स के नेम, कैरेक्टर्स एंड देन उनकी डेट्स, ये तो इनके वर्क्स के माध्यम से है। अगर हम इनके एडिटिंग के माध्यम से बात करें तो इन्होंने जो जो भी मैगज़ीन में वर्क किया है, जैसे इनकी मैगज़ीन है डेली न्यूज़ है, उसमें वर्क किया है। हाउस होल्ड वर्ड्स है, ऑल द ईयर्स अराउंड है, इसमें भी इन्होंने काम किया। तो इन सारी को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ऐड करनी थी आप लोगों को, स्केचेस बाई बोस जो इनका आया था 1836 से 37 के बीच में, इनकी जो फर्स्ट सीरीज़ आई थी, तो इसमें जब ये पब्लिकेशन हुआ था तो इसमें इनको 150 पाउंड की इनकम इनको हुई थी, ठीक है। 150 की पाउंड की इनकम इनको हुई थी, ओके।
देन निकोलस निकल भी आया, 1838 से 39 के बीच में आया था। और 1841 में ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप आया है, पब्लिश एज अ सेपरेट नॉवल के रूप में आया था, सेपरेशन के फॉर्म में आया था, मतलब एक उसमें फॉर्म में नहीं आया हुआ था। 41 में आया, देन अगेन दूसरी डेट आगे मेंशन है उसमें आया हुआ। इन द सेम ईयर वर्नावी रूज अ हिस्टोरिकल नॉवल है, ये आया है मीन्स इन द सेम ईयर, इन द सेम ईयर मीन्स इन 1841 में ही। ओके, सेम ईयर मीन्स 1841 में ही इनका वर्नावी रूज आया है। तो ठीक है, एक तो ये पॉइंट है 1841 में आया, दूसरा ये क्या है, ये नॉवल है किस तरह का है, ये हिस्टोरिकल नॉवल है, तो इसको भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि इसका ये पूछा जाता है कि ये किस तरह का नॉवल है, तो ये एक हिस्टोरिकल नॉवल है। 1842 में वेंट टू अमेरिका गए थे, और इसका डिस्क्रिप्शन इन्होंने अपना नॉन फिक्शन इनके जो वर्क हैं अमेरिकन नोट्स, इसमें इन्होंने क्या है, जो कि इनका ये वर्क है, ये नॉन फिक्शन वर्क है अमेरिकन नोट्स, और ये आया है 1842 में। मीन्स अमेरिका का टूर किया, घूमे फिरे, और इसी सारी चीज़ों को इन्होंने अपने नॉन फिक्शन वर्क अमेरिकन टूर में डिस्क्राइब कर दिया है, जो कि आया है 1842 में। ओके, देन मार्टिन चिज़लेविट आया है 1843 में। देखिए मैंने सारे ही पॉइंट्स को सीरीज़ में किया हुआ है, ताकि वो सारी चीज़ें, ठीक है, देखिए 38 हो गया है, 39 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 41 हो गया, ताकि वो सारी चीज़ें आपके माइंड में अच्छे से सेट हो सकें सीरियलाइज वाई में। मार्टिन चिज़लेविट आया था 1843 टू 44 के बीच में आया था, एंड 43 में ही अगेन आपका क्रिसमस कैरल आया था। बहुत अच्छा वर्क है क्रिसमस कैरल, आप लोग पढ़ लेना, 10th में CBSE बोर्ड में चलता है, काफ़ी अच्छा वर्क है। ठीक है, इसके माध्यम से एक जो इन्होंने सेंटा क्रूज कैरेक्टर्स को प्रस्तुत किया है, मार्वलस है, वो काफ़ी अच्छी थीम है उसकी, आगे डिस्क्राइब करेंगे फिर, अभी तो वर्क का है डिस्क्रिप्शन। 1842 में इटली विजिट किया, यानी कि इनके पास में फिर पैसा आने लगा हुआ था, तो ये इसके बाद में घूमने के लिए हो गए, अमेरिका गए, इसके बाद में इटली में घूमा इन्होंने। 46 स्विट्ज़रलैंड घूमने गए थे, इसके बाद में डॉम्बे एंड सन पब्लिश हुआ था, 1848 में हुआ था। सो यू शुड रिमेंबर द डेट, जो भी है 43 हो गया, 48 हो गया, ये सीरीज से इनकी डेट को पढ़ना है, याद करना। 1849 टू 50 में अपियर्ड हुआ था, मंथली इंस्टॉलमेंट आया था कॉपरफील्ड, ये तो इनका सभी लोग जानते हैं, ये दैट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ चार्ल्स जॉन्स हफिंग डिकन्स, इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, और काफ़ी जो इन्होंने कैरेक्टर्स यूज़ किए हुए हैं, जो उनकी रियल लाइफ से हैं, सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर की हुई हैं। सो ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। 1850 में पब्लिकेशन हुआ था इनका वीकली पेरियोडिकल हाउस होल्ड का, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि एडिटिंग का नाम याद रखना है, डेली न्यूज़ हो गया, हाउस होल्ड बर्ड हो गया, और ऑल द ईयर्स राउंड अभी आगे आएगा, ऑल द ईयर्स राउंड, ठीक है, तो जितनी भी मैगजीन है उन मैगजीन को भी आपको याद रखना है, ऑल द ईयर्स राउंड हो गया। ओके, ये और ये हाउस होल्ड वर्ड हो गया, वर्ड्स स्टार्ट है ये पूरा है यहाँ पर। इन 1852 में इनका वर्क आया है, ब्लीक हाउस आया था, 52 से 53 के बीच में आया था। 1854 में हार्ड टाइम्स आया है इनका, 57 से 58 के बीच में लिटिल डॉरिट आया हुआ है, एंड 1859 में इनका आया था अ टेल ऑफ टू सिटीज़ आया था, दिस इज़ ऑल्सो हिस्टोरिकल वर्क है। पहले कौन सा था आपका, वर्नावी रूज हिस्टोरिकल था, और सेकंड अ टेल ऑफ टू सिटीज़ है, इसमें लंदन और पेरिस 2 सिटीज़ की बात की गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इससे तो डेफिनेटली क्वेश्चंस और कोट्स आते ही आते हैं। 1855 में पब्लिकेशन हुआ था ऑल द, देखिए अभी इसी मैगजीन की मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दे रही थी, इसी मैगजीन की, तो जितनी भी इनकी मैगजीन उनको याद करना है। इन 1860 टू 61 में ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, जो हमारे यहाँ पे कानपुर यूनिवर्सिटी में ये नावल चलता है, काफ़ी अच्छा है, इसको आप लोगों को, कुछ नावल्स हैं इनके जो कि आपको डीपली पढ़ने ही हैं, ओलिवर ट्विस्ट हो गया, आपका ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हो गया, आपका डेविड कॉपरफील्ड हो गया, ये 3 ऐसे नावल हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा, डीप जाके इसको मैं आप लोगों को स्टडी कराऊंगी, क्योंकि ये तीनों से ही क्वेश्चंस आना मीन्स कंफर्म है कि आते ही हैं क्वेश्चंस। ओके, 1864 से 65 में अबा म्यूचुअल फ्रेंड आया था, एंड 1867 से 68 के बीच में सेकंड विजिट टू अमेरिका, इसके पहले भी मैंने बताया था, ये फर्स्ट विजिट करने के लिए कब गए थे, 1842 में गए थे, तब इन्होंने जब अमेरिकन नोट्स नॉन फिक्शन वर्क लिखा हुआ था। देन सेकंड विजिट करने अमेरिका गए हैं 67 से 68 के बीच में।
ओके। 1817 मीन्स 1869 में ये इनका एक अनफिनिश्ड वर्क आया था, एडविन ड्रूड आया था, ठीक है। तो ये पब्लिश हुआ था, इसमें डेट में 69 है, ओके। एडविन ड्रूड आया है, अनफिनिश्ड इनका वर्क है। एंड डाइड की बात करें तो 1817 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। आगे हम देखते हैं इनके बारे में और कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये देखिए, ही डाइड इन 1817 में इनकी डेथ हुई है, ठीक है। और इसके साथ में ही कैसे इनकी मृत्यु हो गई थी, हार्ट अटैक से। ये देख लीजिए यहाँ पे 1817 हार्ट अटैक से हुई है। ही वाज देन 58 के थे, 58 की इनकी एज थी जब इनकी डेथ हुई है। एंड वॉज वरीड, और इनको कहाँ पे वरी किया गया था, इनको वरी किया गया था, ये देखिए वेस्टमिनिस्टर ब्रिज में, ठीक है। कॉर्नर, वेस्टमिनिस्टर ब्रिज कॉर्नर में इनको वरीड किया गया था। कार्लाइले रोट टू हिज वाइफ अबाउट डिकिंस की डेथ के बारे में कार्लाइले ने क्या बोला था, नो डेथ सिंस 1866 हैज फॉलन ऑन मी विद सच अ स्ट्रोक, द गुड द जेंटल हाई गिफ्टेड एवर फ्रेंडली एंड नॉवल। वाओ, कितनी अच्छी बात की है कार्लाइले ने कि इसके पहले तक अभी तक कोई भी ऐसी डेथ नहीं हुई है जो मेरे लिए एक स्ट्रोक का काम करे। मतलब एकदम शॉक्ड हो गए थे जब लोगों ने इनकी डेथ के बारे में सुना था। ये ऐसे प्रेजेंट नॉवलिस्ट थे विक्टोरियन एज के, जैसे आपने शैली या किट्स के वर्कों को पढ़ा या शेक्सपियर, इनको सबको इनकी डेथ के बाद में फेमस हुए हैं। बट डिकिंस को उनकी, जब वो जिंदा थे तभी उनको फेम मिल गया था, काफ़ी लोग उनको अप्रिशिएट भी किया, काफ़ी लोगों ने। अब हम बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट वर्क्स बुक्स ऑन चार्ल्स डिकिंस। तो स्टैंडर्ड्स बायोग्राफी ऑफ डिकिंस ये किसने लिखी है, जॉन्स फॉस्टर्स ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कब लिखी, 1872 टू 74। ये इनके चार्ल्स डिकिंस के जॉन्स फॉस्टर्स जो हैं ये इनके फ्रेंड भी हैं। जॉन फॉस्टर ये इनके फ्रेंड भी थे चार्ल्स डिकिंस के, और कौन है, बायोग्राफर भी है। तो ये पूछा जाता है कि इनके बायोग्राफर कौन है, तो चार्ल्स डिकिंस जो है इनके जॉन फॉस्टर जो है इनके बायोग्राफर थे। और कौन सी बायोग्राफी लिखी है, स्टैंडर्ड बायोग्राफी ऑफ डिकिंस, एंड व्हेन ही रोट इट 1872 टू 74। द बेस्ट शॉर्ट अकाउंट ऑफ हिज लाइफ बाय J.K. चैटरटन, ओलिवर ट्विस्ट अ आउटलाइन ऑफ द स्टोरी, ठीक है। तो J.K. चैटरटन ने इनके ऊपर ये लिखी हुई है। सो आज की क्लास इनकी बायोग्राफी के लिए थी, ओके। कल हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके इनके जितने भी वर्क्स हैं उनके बारे में आप लोगों को डिस्क्राइब किया जाएगा।